मूवी की शुरुआत में हमें क्लिंट बार्टन यानी हॉके को दिखाते हैं, जो अपनी बेटी को तीर चलाना सिखा रहा था। और वहीं इसी दौरान थैनोस वाकंडे के अंदर एवेंजर्स से लड़ता लड़ता जीत जाता है और चुटकी बजा देता है, जिससे पूरी दुनिया की पॉपुलेशन गायब होने लगती है। और इसी वजह से क्लिंट बार्टन को छोड़कर उसकी सारी फैमिली गायब हो जाती है। क्लिंट बार्टन पहले तो कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन जब वो और भी लोगों को गायब हुआ पाता है तो सब समझ जाता है, जिस वजह से वो अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अपनी नई पहचान बनाता है और रॉनिन बनकर अलग अलग देशों में जाकर सभी बुरे लोगों को बेरहमी से मारने लगता है। वहीं दूसरी तरफ टोनी स्टार्क और नेब्यूला, जो पिछले बार की फाइट के बाद बच गए थे, वो स्पेसशिप में बैठकर वापस जाने लगते हैं। लेकिन उनको ट्रैवल करते हुए 22 दिन बीत जाते हैं और अब उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं होता। ऑक्सीजन भी खत्म होने वाली थी, जिस वजह से वो बस अपनी मौत का इंतजार ही कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ कैप्टन मार्वल उनकी स्पेसशिप के सामने आ जाती है और उनको वापस अर्थ पर ले जाती है। वो दोनों अब अर्थ पर पहुँच चुके थे, जहाँ टोनी और नेब्यूला स्पेसशिप से उतरते हैं। वहीं बाकी बचे हुए एवेंजर्स उसको रिसीव करने आते हैं, जहाँ अब कैप्टन मार्वल से भी उनकी मुलाकात होती है। वहाँ कैप्टन मार्वल को थैनोस के बारे में और उसके किए गए कांड के बारे में सब पता चलता है। और अब कैप्टन मार्वल सभी एवेंजर्स से कहती है कि हमें थैनोस के पास जाकर उससे फिर से लड़ना चाहिए, ताकि इस बार हम उसे इन्फिनिटी स्टोन्स छीन सकें और उसके किए गए काम को रिवर्स कर सकें, यानी पॉपुलेशन को वापस ला सकें। वही एवेंजर्स को ये पता चलता है कि थैनोस ने फिर से इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज किया है। असल में जब पहली बार थैनोस ने चुटकी बजाई थी तो पूरे यूनिवर्स में एक बहुत बड़ी एनर्जी वेव निकली थी, और अब फिर से कुछ दिनों पहले ऐसी ही सेम वेव निकली थी, जिससे एवेंजर्स को समझ आ जाता है कि थैनोस ने फिर से स्टोन्स को यूज किया है। अब सभी एवेंजर्स उस एनर्जी वेव की लोकेशन को ट्रेस करते हैं, जिसके बाद वो उसके प्लेनेट तक जाने लगते हैं। वहाँ उनके साथ कैप्टन मार्वल भी थी। वहाँ पहुँचने पर उन्हें थैनोस का कवच और उसका गॉन्टलेट दिखता है, लेकिन थैनोस एक कुटिया के अंदर बैठा था। वो थैनोस के पास जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि थैनोस ने इन्फिनिटी स्टोन्स का ही यूज करके इन्फिनिटी स्टोन्स को तबाह कर दिया है। अब थॉर गुस्से में आकर थैनोस का काट देता है, जिसके बाद वो सभी एवेंजर्स दुखी होकर वापस अर्थ पर जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास और कोई चारा नहीं बचता जिससे वो थैनोस के इफेक्ट को रिवर्स कर सके। कैप्टन मार्वल भी अपने स्पेस मिशन पर चली गई और थॉर अपने बचे हुए एस्गैरियंस को लेकर नॉर्वे में अपनी बस्ती बसाकर रहने लगा। थॉर इस हार की वजह से काफी निराश हो गया था और शराबी भी बन चुका था। वही ब्रूस बैनर, जो कि गुस्सा आने पर हल्क बन जाता था, उसने 1.5 साल तक अपने ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और अपने आप को प्रोफेसर हल्क में कन्वर्ट कर दिया, यानी अब उसके पास हल्क की बॉडी और बैनर का दिमाग था। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन अमेरिका ने सपोर्ट ग्रुप शुरू किया, जहां वो बाकी बचे लोगों को इंस्पायर और मोटिवेट करते थे आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि जो हो गया है उसे कोई बदल नहीं सकता। वहीं टोनी स्टार्क अपनी पत्नी पेपर और अपनी बेटी के साथ एक अलग घर में जाकर नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। अब सभी एवेंजर्स अलग अलग होकर अपनी लाइफ जी रहे थे और ऐसा करते 5 साल बीत जाते हैं। लेकिन तभी हमें एंटमैन को दिखाते हैं, जो अब भी क्वांटम रियलम के अंदर फंसा था। असल में एंटमैन एंड द वास्प मूवी में एंटमैन क्वांटम रियलम में अंदर गया था, और जब उसके साथी उसे बाहर निकालने ही वाले थे, तभी थैनोस की चुटकी से उसके साथी गायब हो गए थे। क्वांटम रियल के अंदर जाने वाली मशीन एक गाड़ी के अंदर मौजूद थी, जो आज की डेट में एक अबाड़ के यहाँ पड़ी थी। एक चूहा उस गाड़ी से टकरा जाता है, जिससे मशीन चालू हो जाती है और एंटमैन वापस बाहर आ जाता है। और हैरान करने वाली बात ये थी कि असली दुनिया में 5 साल बीत चुके थे, लेकिन एंटमैन के लिए ये सिर्फ 5 घंटे के समान था। यानी क्वांटम रियलम में टाइम अलग तरह से फ्लो हो रहा था। वहीं एंटमैन सबसे पहले अपने घर जाने लगता है, जहां अब उसे भी शहर की हालत देखकर थैनोस के किए हुए कांड के बारे में सब पता चल जाता है। वो सीधे एवेंजर्स से मिलने जाता है, जहां पर वो सारी बात कैप्टन अमेरिका को बताता है और कहता है कि हम अभी भी जीत सकते हैं। हम क्वांटम रियलम की मदद से टाइम में पीछे जाकर थैनोस को रोक सकते हैं। अब कैप्टन अमेरिका और नताशा के पास जीत की एक उम्मीद नजर आई, लेकिन अभी उनको एक ऐसे दिमाग की जरूरत थी जो क्वांटम रियलम को समझकर उससे एक टाइम मशीन क्रिएट कर सके। इसलिए वो तीनों अब दुनिया के सबसे तेज दिमाग यानी टोनी स्टार्क के पास जाते हैं और उन्हें अपनी सारी बात बताते हैं। टोनी स्टार्क उनकी बातों को सुनकर उनसे उनकी मदद करने के लिए साफ मना कर देता है, क्योंकि अब उसके पास देखभाल करने को एक बीवी और एक बेटी मौजूद थी। वो अब और कोई खतरा नहीं मोल लेना चाहता था, जिस वजह से उन तीनों को निराश होकर खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। और वो अब ब्रूस बैनर के पास जाते हैं, क्योंकि टोनी स्टार्क के बाद वही उनके पास सबसे बड़ा दिमाग बचा था। हल्क उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है और वो सभी अब एवेंजर्स हेडक्वार्टर में आकर क्वांटम रियलम की मदद से टाइम मशीन को क्रिएट करने लगते हैं। और टाइम मशीन क्रिएट होने के बाद वो
एंटमैन पर इसका यूज करते हैं, लेकिन वो टाइम के आर पार नहीं जा पाता, बल्कि टाइम उसके आर पार चला जाता है। यानी एंटमैन एज में छोटा बड़ा होने लगता है। बाकी सब बहुत निराश हो जाते हैं क्योंकि उनसे टाइम मशीन नहीं बन पा रही थी। वहीं टोनी स्टार्क जो अपने बीवी बच्चों के साथ खुशी से जी रहा था, वो पेपर से जाकर बात करता है और पेपर उनसे उनकी मदद करने को मोटिवेट कर देती है। जिसके बाद टोनी स्टार्क क्वांटम रियलिज्म के मॉडल को समझने की कोशिश करता है और फाइनली वो टाइम मशीन को बनाने में कामयाब हो जाता है। अब वो सीधे बाकी एवेंजर्स के पास जाता है, जहाँ वो सबसे पहले स्टीव रॉगर्स को उसकी शील्ड वापस दे देता है। उसका कैप्टन अमेरिका से झगड़ा हो गया था, जिस वजह से गुस्से में आकर टोनी ने अपने पापा की शील्ड उससे वापस ले ली थी। अब वो एवेंजर्स बाकी एवेंजर्स को भी लाने का डिसाइड करते हैं, जिसके बाद नताशा जापान जाकर रॉनिन यानी क्लिंट बैटन को ले आती है। हल्क और रॉकेट थॉर को लेने उसके घर जाते हैं, जहाँ थॉर बहुत बुरी हालत में उन्हें मिलता है, लेकिन हल्क उसे संभाल कर वापस ले आते हैं और सभी एवेंजर्स अब इकट्ठा हो चुके थे। वहाँ अब टाइम मशीन की टेस्टिंग शुरू की जाती है, जहाँ रॉडे ये पूछता है कि अगर हम सच में टाइम में पीछे जा सकते हैं तो हम बेबी थॉनस के पास जाकर थेनोस को ही क्यों न मार दें। जिस पर ब्रूस उनके इस डाउट को क्लियर करता है कि अगर हम पास्ट में जाकर पास्ट बदलने की कोशिश करेंगे तो इससे प्रेजेंट नहीं बदलेगा। असल में पास्ट बदलते वक्त एक और टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगी, जिससे हमारी टाइमलाइन का प्रेजेंट बिल्कुल ही सेम रहेगा। इसलिए वो ये डिसाइड करता है कि वो पास्ट में जाकर इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करेंगे और उन्हें प्रेजेंट में लाकर उसका यूज आधी पॉपुलेशन को वापस लाने के लिए करेंगे। अब सभी एवेंजर्स ग्रुप में डिवाइड होते हैं ताकि सभी अलग अलग लोकेशंस और टाइम पर जाकर स्टोन्स कलेक्ट करके वापस प्रेजेंट में ला सके। आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, हल्क और एंटमैन 2012 के समय में जाते हैं, जहां अभी भी न्यूयॉर्क बैटल चल रही थी। वहां लॉकी चित्तौरी आर्मी के साथ मिलकर अर्थ पर हमला कर रहा था। स्पेस स्टोन इस रिएक्ट के अंदर रखा हुआ था। टाइम स्टोन एंशिएंट वन के पास था और माइंड स्टोन सेप्टर के अंदर था। टोनी स्टार्क टेसरैक्ट लेने जाता है, जहां वो उसको हासिल भी कर लेता है, लेकिन तभी वहां से निकलते वक्त हल्क गलती से टोनी स्टार्क को धक्का मार देता है और टेसरैक्ट लोकी के पास जाकर गिरता है, जिस वजह से लोकी उसका यूज करते हुए टेसेसरी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। वही कैप्टन अमेरिका को 2012 का कैप्टन अमेरिका देख लेता है और उसे लगता है कि लोकी ने भेस बदल लिया है, जिस वजह से उन दोनों कैप्टन अमेरिका में लड़ाई होने लगती है और इसमें काफी स्ट्रगल के बाद प्रेजेंट का कैप्टन अमेरिका सेप्टर को लेने में कामयाब हो जाता है। वहीं हल्क एंशिएंट वन के पास जाता है। पहले तो एंशिएंट वन मना कर देता है उसे टाइम स्टोन देने से, लेकिन हल्क जब ये बताता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने ये तकदीर हमारे लिए चुनी है, यानी डॉक्टर स्ट्रेंज ये चाहते तो एंशिएंट वन उसे टाइम स्टोन दे देता है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज सबसे बड़े सुप्रीम सॉर्सरर हैं। अब उनके पास 2 स्टोन आ चुके थे, लेकिन अभी भी स्पेस स्टोन उनके पास नहीं था, जिससे वो सब टेंस हो जाते हैं। लेकिन टोनी स्टार्क उन्हें एक शानदार आइडिया देता है, जिसके बाद प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए आयरन मैन और स्टीव रॉगर्स 1970 में जाते हैं, जहाँ शील्ड के पास टेसरैक्ट रखा हुआ था। टोनी स्टार्क टेसरैक्ट को लेने जाते हैं, जहाँ उसकी मुलाकात उसके डैड यानी हॉवर्ड स्टार्क से होती है, जहाँ उनमें कई बातें भी होती हैं और टोनी अपने पापा से मिलकर सच में बहुत खुश होता है। वहीं कैप्टन अमेरिका लैब के अंदर जाकर और ज्यादा पिम पार्टिकल्स लाता है, क्योंकि टाइम ट्रैवल करने के लिए उन्हें पिम पार्टिकल्स की जरूरत थी। वहाँ स्टीव को पेगी कार्टर भी दिखती है, लेकिन वो उससे मिलने उसके पास नहीं जाता। वहीं दूसरी तरफ थॉर और रॉकेट 2013 के एसगार्ड में जाते हैं। वहाँ वो ईथर कलेक्ट करने आए थे और ईथर इस वक्त जेन फॉस्टर की बॉडी के अंदर था। थॉर अपनी मॉम से मिलता है, जहाँ उसकी मॉम उसे देखते ही समझ जाती है कि वो भविष्य से आया है। उन दोनों में काफी इमोशनल टॉक्स भी होती हैं। वहीं दूसरी तरफ रॉकेट ईथर कलेक्ट करके थॉर के पास ले आता है और दोनों वापस जाने लगते हैं। लेकिन थॉर वापस जाने से पहले अपना पुराना हथियार हैमर को अपने पास बुला लेता है, यानी अब थॉर के पास स्टॉर्म ब्रेकर और म्योनीर दोनों मौजूद थे। वहीं नताशा और क्लिंट बैटन 2014 के वॉरमीर में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें सोल स्टोन मिल सकता था, लेकिन स्टोन को लेने के बदले में उन्हें अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करनी थी। नताशा और क्लिंट बैटन दोनों ही खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन एट लास्ट नताशा क्लिंट बैटन को मरने नहीं देती और खुद को मार लेती है, यानी सुसाइड कर लेती है, जिससे क्लिंट बैटन को सोल स्टोन मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ रॉडी और नेब्यूला 2014 के मॉरक प्लैनेट पर जाते हैं। वहाँ वो 2014 के पीटर क्विल को बेहोश करके ऑर्ब के अंदर से पावर स्टोन हासिल कर लेते हैं और वापस जाने लगते हैं। लेकिन इसी बीच 2014 के थेनोस को एक और नेब्यूला के होने का पता चल जाता है। नेब्यूला असल में एक ह्यूमॉइड थी और जब एक और सेम नेब्यूला सेम टाइम लाइन में आती है तो थेनोस सब समझ जाता है। रॉडी स्टोन लेकर वापस प्रेजेंट में आ जाता है, लेकिन नेब्यूला को थेनोस पकड़ लेता है और अपनी स्पेसशिप में ले जाता है। वो नेब्यूला के सिस्टम को चेक करता है, जहाँ से उसे उसकी लाइफ की रिकॉर्डिंग मिलती है, जहाँ उसे सब समझ आ जाता है कि फ्यूचर में क्या क्या हुआ है। वो रिकॉर्डिंग में अपनी मौत भी देखता है, जिससे उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने ब्यूला की टाइम मशीन को ले लेता है और उसे इस वे में मॉडिफाई करता है कि उसकी पूरी सेना प्रेजेंट में जा सके। अरे मणि मिल गए, लगता है काम हो गया।
नेब्यूला और गेमोरा गॉन्टलेट को लेने जाती है, जहाँ वो काफी स्ट्रगल के बाद उसे हासिल भी कर लेते हैं। लेकिन तभी हमारी नेब्यूला वहाँ आती है, जो पास की नेब्यूला को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन पास की नेब्यूला नहीं मानती, इसीलिए गेमोरा को पास की नेब्यूला को शूट करना पड़ता है। वहीं बाहर आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और थॉर अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करके भी थेनोस को नहीं हरा पा रहे थे, और थेनोस थॉर को जान से मारने ही वाला था कि तभी कैप्टन अमेरिका म्योनीर को उठा लेता है और थेनोस पर हमला करता है। यानी अब कैप्टन अमेरिका वर्दी हो चुका था। अब उनमें फिर से फाइट होती है, जहाँ अब डॉक्टर स्ट्रेंज भी बाकी सभी देश, सभी प्लैनेट्स और सॉर्सरर की सेना को लेकर वहाँ आ पहुँचता है। वहाँ अब थेनोस की पूरी आर्मी और हीरोज की पूरी आर्मी खड़ी थी, और उनके बीच हमें एक शानदार बैटल देखने को मिलती है। वहीं अब कैप्टन मार्वल भी आ पहुँचती है। एवेंजर्स को तभी एक स्कॉटलैंड की वैन दिखाई देती है, जिसका यूज करके वो टाइम में पीछे जाकर स्टोन्स को अपनी जगह रख सकते थे। इसलिए अब सभी लोग इन्फिनिटी गॉटलैंड को उस वैन तक पहुँचाने का ट्राई करने लगते हैं, लेकिन थेनोस अब भी उनके बीच में बाधा बना हुआ था। और थेनोस को जब लगता है कि ये लोग गॉन्टलेट वैन तक पहुँचा देंगे, तब थेनोस वैन को ही अपना डबल साइडेड स्वॉर्ड फेंक कर उड़ा देता है। अब एवेंजर्स बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं, और टोनी स्टार्क डॉक्टर स्ट्रेंज की तरफ देखता है, और डॉक्टर स्ट्रेंज इशारे में बताता है कि अगर हम इस बार हारे तो दोबारा नहीं जीत पाएंगे, यानी आखिरी मौका है जीतने का। टोनी स्टार्क समझ जाता है और वो थेनोस के पास जाता है। थेनोस ने अभी तक गॉन्टलेट हासिल कर लिया था, और वो चुटकी बजाने ही वाला था कि तभी आयरन मैन वहाँ आकर उससे हाथापाई करने लगता है। और क्योंकि गॉन्टलेट टोनी स्टार्क ने ही बनाया था, इसलिए वो गॉन्टलेट से सारे स्टोन्स अपने सूट में ट्रांसफर कर देता है, और फिर खुद चुटकी बजा देता है, जिससे थेनोस के साथ साथ उसकी पूरी सेना गायब हो जाती है, और एवेंजर्स जीत जाते हैं। आयरन मैन इतनी सारी रेडिएशंस को नहीं झेल पाता है, और उसकी वही मृत्यु हो जाती है। सभी लोग बहुत ज्यादा उदास होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सबसे इम्पोर्टेंट हीरो को खो दिया था। अब आयरन मैन का फ्यूनरल किया जाता है, जहाँ आयरन मैन को जानने वाले कई सारे लोग मौजूद थे। वहीं थॉर भी अपने शहर जाकर वॉल्किरी की न्यू एसगार्ड की जिम्मेदारी देकर गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी के साथ चला जाता है, और अब इन्फिनिटी स्टोन्स को वापस उनके समय में पहुंचाने की बारी आती है। इसलिए वो फर्स्ट टाइम मशीन का यूज करते हैं, और कैप्टन अमेरिका एक एक करके सभी स्टोन्स और म्योनीर को लेकर उनकी लोकेशन पर देने चला जाता है। लेकिन वो वापस प्रेजेंट में नहीं आते, वो 1970 के अंदर जाकर वहीं रुक जाते हैं, और अपनी आगे की जिंदगी पेगी कार्टर के साथ ही व्यतीत करते हैं। असल में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर कैप्टन बर्फ में जमे हुए थे, जिस वजह से वो पेगी से बिछुड़ गए थे। लेकिन अब वो फिर से पास्ट के अंदर जाकर पेगी के साथ जीने का डिसाइड करते हैं, और वही रह जाते हैं। अब प्रेजेंट में जब स्टीव टाइम मशीन से तो वापस नहीं आते, लेकिन वो उन्हें पास की ही बेंच में बैठे हुए देखते हैं। वो अब बहुत बूढ़े हो चुके थे, यानी वो पास्ट को जी कर आ रहे थे, और अपनी शील्ड को वो फैल्कन यानी सैम विल्सन को दे देते हैं, और उसे न्यू कैप्टन अमेरिका बनने को कहते हैं। और यही इस तरह ये मूवी खत्म हो जाती है। लड़की में दम है।